पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्रेन का कंट्रोल आपकी मसल से जाना शुरू कर देता है। देखो, इसके दो बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं पार्किंसन के होने के। पहला है अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा है अपना जेनेटिक फैक्टर। स्ट्रेस, स्लीप और ओवर थिंकिंग से अगर आप बच पाते हो तो आपको पार्किंसन होने की संभावनाएं घट जाती हैं, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है जिसको आप नहीं बदल सकते ना, तो उसको ओवर थिंक करने का कोई फायदा नहीं होता। किशन जी ने भी बोला आप कर्म पे ध्यान दो, कहीं चिंता मत करो। तो अगर आप अपनी माइथोलॉजी ही पकड़ लेते हो तो उसमें आपको पार्किंसन ना होने का सॉल्यूशन दे रखा है कि जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाओ। पेरेंट्स को बच्चों के साथ या बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक जगह पे रहना चाहिए, जितना हो सके पॉसिबल से करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चे पेरेंट्स की केयर कर पाते हैं। दिक्कत ये कि अगर आप 30 साल में 40 साल में बीमार पड़ रहे हो, आज अपने हाथ पैर से कंट्रोल कर रहे हो, अगले 40 साल कैसे निकालोगे? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम निगम और आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। जी हाँ, पार्किंसन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या डैमेज करता है और पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। और ये बात बताने आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर पुरु धवन जी। तो सर, थैंक यू सो मच आपका आने का। तो सर, पहला सवाल डायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पार्किंसन होता क्या है? पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्रेन का कंट्रोल आपकी मसल से जाना शुरू कर देता है। ओके। आप जैसे जैसे आपका ब्रेन कमजोर होता जाएगा, मसल से कंट्रोल जाएगा, आपके हाथ पैर ट्रेमर्स कांपने शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपको चलने में दिक्कत आएगी, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आपको खाने को निगलने में भी दिक्कत हो रही हो। तो ब्रेन जैसे जैसे वीक होगा, उसका बॉडी पे जो कंट्रोल है वो जाएगा। उस बीमारी को हम पार्किंसन कहते हैं। बट सर, ये जीन्स पे डिपेंड नहीं करता या? देखो, इसके दो बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं पार्किंसन के होने के। पहला है अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके, ठीक है। दूसरा है अपना जेनेटिक फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर होता है कि आपका स्ट्रेस कितना है। सपोज को आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आप रात भर सो नहीं पाते। अब रात को आप सो नहीं रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि अगले दिन आप काम करने जा रहे हो, अगर ये रूटीन में हो रहा है तो ब्रेन में रिपेयर का काम नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। आप एक लोहे की गाड़ी लेते हो, कितने साल चलती है? सर 10 साल बोलते हैं मैक्सिमम। हाँ। इंसान का शरीर कितने साल चल जाता है? सर अब 60-70 मान लो आप। 100 तक भी हमने देखा हुआ हाँ, हाँ। अब एक लोहे की गाड़ी जो 10 साल चल रही है और एक इंसानी शरीर जो 80-90 साल चल जाता है, ये क्यों हो पाता है? ऐसा क्या है बॉडी के अंदर कि हम 80-100 साल चल पाते हैं? क्योंकि सर हम अपने में जो मतलब लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान सब कुछ। गाड़ी में हम पेट्रोल नहीं डालते? नहीं, पेट्रोल डालते हैं सर, बट वो फिर कमजोर हो जाती है। नहीं, इसको इस तरह से समझो कि हमारी बॉडी में जो रिपेयर का काम है वो डेली बेसिस में होता है। बॉडी का मतलब है हमारे ब्रेन में भी वो डेली बेसिस पर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, शॉपिंग कर कर आते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा होता है। हम कुछ घंटे सोते हैं सिर्फ, और जब मॉर्निंग में उठते हैं एकदम फ्रेश उठते हैं। रात को सोते समय हमारे ब्रेन में हुआ रिपेयर, हमारी बॉडी में हुआ रिपेयर। हमारी बॉडी में दो एक्टिविटीज पैरेलली हो रही हैं। एक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी टिश्यू का टूटना, और एक एनाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें टिश्यू का रिपेयर होना। ये दोनों एक्टिविटीज साथ साथ चलती रहती हैं। बट एनाबॉलिक एक्टिविटीज रात को बढ़ जाती हैं, कैटाबॉलिक कम हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी कुछ कर ही नहीं रही होती है ना। और इसीलिए हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, पेशेंट को रेस्ट करने दो, सोते रहने दो, क्योंकि उसमें रिपेयर फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप सो ही नहीं रहे, या फिर आपकी नींद कम हो रही है, या आपको बार बार उठना पड़ता है, फिर बॉडी में क्या होगा, ब्रेन रिपेयर नहीं कर पाएगा। ब्रेन अपना कंट्रोल मसल से खोना शुरू कर देगा। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या होता है, वो है ओवर थिंकिंग। कोई भी चीज़ है, मान लो कि यार पॉलिटिक्सली जो चल रहा है इंडिया के अंदर, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। उसमें ये हो जाता, मैं पीएम होता तो मैं ऐसा होता, मैं सीएम होता तो मैं ऐसा होता। लोग ये ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सर ये तो आजकल सबके साथ है सर। ठीक है, सोचना अलग बात, उसे ओवर थिंक करना अलग बात। मेरे देश में बहुत, तो जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेसिव या ऐसे थॉट्स जब आप माइंड में रखते हो ना, तो आपकी ब्रेन की जो डिग्रेडेशन है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप रात को सोने से पहले भी ये सोच रहे होगे। ये दूसरा हमें फैक्टर देखने को मिलता है कॉमनली, जेनेटिक फैक्टर के अलावा। तीसरा हमें जो फैक्टर देखने को मिलता है वो अक्सर देखने को मिलता है जब कोई इंसान रिटायर्ड होता है, तो उसकी लाइफ में ना मोटिव खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है,
हेल्थ है वो साथ नहीं दे रही, आपके पास कुछ काम नहीं है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, सुबह उठते हो, टीवी खोलते हो, फोन खोलते हो और उसको बस स्क्रॉल करते हैं फेसबुक वगैरह, तो ब्रेन इसको भी पसंद नहीं करता। ओके, ब्रेन इसको भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है, आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी बननी शुरू होती है, जो धीरे धीरे पार्किंसन में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पार्किंसन से निकलना चाहते हो तो आपको इन सारे फैक्टर्स में से काउंट करना पड़ेगा कि आप पे क्या अप्लाई होता है। ओके, अब कुछ लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत होती है, अब फाइनेंशियल दिक्कत है, बहुत स्ट्रेस फैमिली में डेवलप हुआ पड़ा है, कभी कभी रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस और स्लीप और ओवर थिंकिंग से अगर आप बच पाते हो तो आपको पार्किंसन होने की संभावनाएं घट जाती हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 जो होता है वो है हमारा जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपकी बॉडी में वो जीन्स हैं जो आप जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स में भी पार्किंसन था, तो आप में उसकी होने की संभावनाएं और किसी कंपैरेटिव में ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्किंसन हो जाएगा। अगर उसे कोई ट्रिगर मिलता है, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया, तो आपको वो जल्दी हो सकता है। अगर पार्किंसन अर्ली एज में हो रहा है, आप यंग हो भी, मान लो 20-30 साल की, और आपके हाथ पर कांपना शुरू कर दें, तो उसको हम कहते हैं YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से हमें पार्किंसन देखने को मिलता है। तो सर YOPD सेम ही चीज है या फिर वो कितनी अलग है? सेम चीज है, बट देखो हमारी जो एज है, एज के साथ साथ हमारी बॉडी वीक पड़ती है। अब एक बीमारी जहाँ ब्रेन वीक हो रहा है विद एज 60, 70, 80, ठीक है, समझ में आता है, 60 साल बॉडी ने बहुत अच्छा काम किया, हम ये कह सकते हैं ना। एग्जैक्टली। बट अगर किसी की बॉडी 30 साल में ये सिम्टम देना शुरू कर दे, आपका कंट्रोल आपके मसल से जाना शुरू कर दे, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाए, तो उस बीमारी को हम YOPD कहते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। ओके, तो सर क्या मेरा कहना सही होगा कि जो 10 या 15 साल की जिनकी एज है उनको पार्किंसन हो नहीं सकता? हाँ, ये चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। तो सर जो पार्किंसन डिजीज है, जैसे आपने बताया, तो वो ब्रेन पे डिपेंड करती है आपकी, है ना, ब्रेन में डिजीज है। तो सर ये और पैरालिसिस में क्या क्या डिफरेंट है सबसे ज्यादा? पैरालिसिस में क्या हो रहा है कि किसी टाइप की वहां पर नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? किसी टाइप की इंजरी हो रही है, वो चाहे वो क्लॉट से हो, चाहे वो नस फटने से हो, या फिर किसी एक्सीडेंट से हो। बट पार्किंसन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पार्किंसन में आपके जो बॉडी का टिश्यू वो डिग्रेड कर रहा है, वो कमजोर हो रहा है, वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है। पैरालिसिस हमेशा एकदम होता है, बट पार्किंसन धीरे धीरे डेवलप होता है। तो सर अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे पार्किंसन कभी नहीं होगा, है ना, मैं चाहता ही नहीं हूं कि कभी मेरे पास आए भी, तो मैं क्या करूं उसके लिए? खुश रहो, खुश, बस यही। देखो बहुत कभी कभी बीमारियां बड़ी बड़ी होती हैं, उसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर रहा, जो भी कारण रहा पार्किंसन का, जो मैंने अभी तक आपको बताया, आपको उसको अपने लाइफ में नहीं आने देना। यानी आपको आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए आपकी नींद बढ़ती जानी चाहिए। ओके, आप यंग हो, आप 6 घंटे सो सकते हो, बट जैसे आप 30s 40s को क्रॉस करो तो अपनी नींद को 8 घंटे ले जाओ, और रिटायरमेंट के बाद 10 घंटे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई इतना मेजर फैक्टर नहीं। और आपको सोना चाहिए। ओके, मैं ये मानता हूँ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, और फिर अपनी एक्सरसाइज रूटीन उसमें आप इंडल्ज हो। पहली चीज स्लीप। दूसरी चीज है कि आपने किसी भी टाइप की ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और उसमें ना ये गीता, हमारी रामायण हमारी बहुत हेल्प करती है। तो जैसे आज मैं सुबह रील देख रहा था, तो उसमें एक लेडी थी, वो बता रही थी कि जो भगवान राम थे, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, कभी डांट नहीं लगाई उनको, है ना, और लक्ष्मण जी छोड़ के चले गए। तो किसी भी रामायण में ये तो नहीं बोला गया राम जी ने लक्ष्मण जी को डांट लगाई कि आप सीता जी को छोड़ के क्यों चले गए, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है, जिसको आप नहीं बदल सकते ना, तो उसको ओवरथिंक करने का कोई फायदा नहीं होता। तो और कृष्ण जी ने भी बोला आप कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो अगर आप अपनी माइथोलॉजी ही पकड़ लेते हो, तो उसमें आपको पार्किंसन ना होने का सॉल्यूशन दे रखा है कि जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाओ, दोबारा ना हो, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। बट पास्ट के बारे में हर टाइम सोचते रहना, हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाय उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं अगर होता तो ऐसे कर, तो इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलो। दूसरी चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो है आपका खाना। अब एक कॉमन चीज हम सारे के सारे पार्किंसन पेशेंट में, सब में तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हम पाते हैं कि उनका ना स्टमक खराब रहता है, कई सालों से खराब, 10-10 साल होते हैं कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं,
ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिशन सब कुछ होना चाहिए। तो हमेशा मैं हमें कहता हूँ कि आप अपनी डाइट को बदल बदल के खाओ, कोई सेम डाइट मत खाओ। आपके घर में अगर सिर्फ 4 सब्जियां आती हैं, घिया, तोरी, टिंडा, तो आपका घर बीमार होने वाला है। आपके घर में सारी सब्जियां, बैंगन, भिंडी, टमाटर सब आना चाहिए। तो आप हमेशा एडवाइस करता हूँ, आप जाओ मार्केट में, ठेला होता है या आप सुपर मार्केट में गए, जितनी सब्जियां वहाँ रैक्स पे पड़ी हैं, ठेले पे पड़ी हैं, सारी पहिया पहिया खरीद लो। अब 20 वैरायटी होंगी, पहिया पहिया खरीदोगे तो भी 5-6 किलो सब्जी आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फ्रूट्स के साथ हमें करना चाहिए कि हमको फ्रूट्स भी इस तरह से कंज्यूम करने चाहिए। एक ही आम का सीजन है, सिर्फ आम कंज्यूम किए जा रहे हैं, वो भी गलत है। ठीक है। तो एक दिन आम खाया, एक दिन एप्पल खाया, एक दिन हमने अमरूद खाया, एक दिन हमने अनार खाया, एक दिन हमने ब्लूबेरीज खाई, तो इस तरह से रोटेशन में। तो उससे क्या होता है, बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम खाना खा रहे होते हैं अपनी बॉडी के लिए, बट भूल जाते हैं कि वही खाना हमारे ब्रेन में भी जा रहा है। ब्रेन कोई अलग पार्ट थोड़ा है बॉडी का, है ना, पार्ट ऑफ बॉडी है। तो हमें ब्रेन की न्यूट्रिशन को हम नहीं समझते कि ब्रेन को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो अब आप उसे कैसे करोगे, कैसे उसे खाना दोगे उसके पसंद का? वही से मतलब अच्छा खाना खाओ, आपने सब कुछ अच्छा खाया, अच्छा। तो ब्रेन को अपने आप अच्छा मिल जाएगा। आपको उसे प्लान करने की जरूरत नहीं है, ना बॉडी के लिए ना ब्रेन के लिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो और वैरायटी ऑफ फूड रखते हो, तो आपके पास सारे न्यूट्रिशन अपने आप पहुंच जाते हैं। आपको उसके लिए अलग विटामिन, मिनरल्स की गोलियां नहीं खानी पड़ती। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, ठीक है। और एक और चीज होती है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है पार्किंसन पेशेंट में, वो है कि आपको एक मोटिव चाहिए होता है। जैसे मैंने बात की थी रिटायरमेंट वाली, कि रिटायर्ड लोगों में हमें पार्किंसन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जॉब छोड़ते हैं, जॉब छूटती है, कुछ काम ही नहीं होता, पैसा आ रहा है, वो उसको हाँ ठीक है, मेरी फैमिली सिक्योर है, यूज नहीं कर रहे होते। वो एक सिक्योरिटी होती है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे रूटीन में रहने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप रिटायर्ड होते हो तो अपने लाइफ में एक मोटिव डालो। जैसे ओकिनावा जापान के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे ना सेंचुरियंस बहुत है। सेंचुरियंस मतलब वो लोग जिनकी एज 100+ होती है, हम सेंचुरियंस बोलते हैं। और इनको हम ब्लू जोन्स कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब वहाँ पर ना कोई चीज़ हमें कुछ, जब इन सारी ब्लू जोन्स की जब स्टडी की गई ना, तो इनमें ना कुछ चीज़ें ना बहुत कॉमनली पाई गई। अब आपको उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि वहाँ पर डाइट जो थी वो 95% वेजिटेरियन डाइट थी। सब जगह। दूसरा जी, या तो वो किसी हिली प्लेस पे थी, जैसे हमारे पहाड़ों में भी लोग सोपा कर जाते हैं। और हमने देखा कि जो जैसे जापान है वो इतना हिली नहीं है, ओकिनावा इतना हिली नहीं है, बट वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गार्डनिंग बहुत करते थे। उनकी अपने फील्ड्स होते थे जिसमें हम, जैसे हमारे यहाँ फील्ड्स में होते हैं, हम बाहर से लोग बुला लेते हैं कि हाँ भाई ये कर दे वो कर दे। तो उनकी छोटी छोटी गार्डन क्रॉप्स होती है और वो उसमें गार्डनिंग करते हैं और नीचे बैठ के करते हैं, नीचे करके। हाँ, तो क्या होता है कि अपनी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना, इसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतनी आपकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो डेथ होती है वो गिरने से होती है। तो अगर आपका बॉडी का लोअर पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग है, लेग्स आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, उतना आपके स्लिप होके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी हमने इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये देखी कि उनका जो कम्युनिटी सर्कल होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। यानी वो दिन में तो काम करते हैं, जो अपना काम किया रूटीन है, शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बड़े सब, सारी फैमिली इकट्ठी होंगी, एक साथ पार्टी करेंगी, फिर अपने अपने घर जाएंगी। तो ये जो कल्चर जहाँ जहाँ हमें देखने को मिला, वहाँ पर ना लोगों की एज बहुत इंपॉर्टेंट लंबी थी। तो हमें इसे पार्किंसन में भी अप्लाई करना पड़ेगा। पार्किंसन में क्या हो रहा है कि ब्रेन जल्दी बूढ़ा हो रहा है बॉडी के कंपैरेटिव में। अब ब्रेन को खाने के अलावा ना बस ये खुशियां चाहिए होती है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं हमारे ब्रेन में निकलता है डोपामीन, और डोपामीन की कमी से ही पार्किंसन डेवलप होता है। अब केमिकली अगर हम बात करें कि ब्रेन में ऐसा क्या हुआ कि हाथ पैर से कंट्रोल चला गया, वो था डोपामीन की कमी या डोपामीन की एब्सेंस। अब डोपामीन आप खुश रह के भी ले सकते हो। अब आपको खुशियां अच्छी कहाँ से मिलती है? फैमिलीज में, फ्रेंड में, एंजॉय करने में, पार्टियां करने में। अभी आपकी एज है, बट एक एज को क्रॉस करोगे ना, तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि आप पार्टी क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। आपके लिए मैटर करेगा किसके साथ खा रहे हो। अरे मैटर करेगा कंपनी कौन है। खाने को अगर आप सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, कंपनी अच्छी होगी ना, तो उसका स्वाद बदल जाता है।
आप लंगर में वही दाल खाकर आते हो, घर पे वही दाल बनती है, दोनों में स्वाद में फर्क होता है ना। लंगर में सब साथ में बैठ के खा रहे होते हैं। तो कभी कभी कंपनी का जो इफेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी में, एक अच्छी कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी होता है। तो होता ही है कि अब जैसे लोग बच्चे हो गए, सिटीज में आ गए, पेरेंट्स गांव में रहते हैं, वो एक दिक्कत है। अकेले रहते हैं, पूरा घर बड़ा सा दे रखा है बच्चों ने, और 2 जने उसके घर के अंदर रहते हैं। तो वो ना बच्चों से बात करनी, अच्छा अभी वो जॉब कर रहा होगा, अच्छा वो अभी काम कर रहा होगा, अच्छा जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो अरे वो बेटी अभी स्कूल से आएगी, फिर मैं उससे बात करूंगा, अब इसकी ट्यूशन शुरू होगी, मैं उससे बाद में बात करूंगा, फिर जब फोन किया अच्छा वो तो खेलने गई हुई है। तो वो उनके माइंड में ना ये सब चलता रहता है। तो देखो, मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी पेरेंट्स को बच्चों के साथ या बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक जगह पे रहना चाहिए। जितना हो सके पॉसिबल इसे करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चे पेरेंट्स की केयर कर पाते हैं। बच्चे जो घर में हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, तो ऑटोमेटिक तरीके से एक एजेड पर्सन एंगेज है ना किसी एक्टिविटी में, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहा है, अच्छा वो आ रहे हैं, वो कार्ड्स बना रहे हैं, वो कलर्स कर रहे हैं, उनके एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे फैमिलीज के अंदर हमें पार्किंसन नहीं देखने को मिलता। ओके, ये काफी अच्छी चीज है सर। हाँ, ये अगर आप नोटिस करोगे, ये बहुत मतलब आप जब पेशेंट से, बहुत सारे पेशेंट से मिलते हो ना, जब उनकी जब फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता लगता है, तो आपको समझ में आना शुरू होता है कि जो हमने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, वो एक्चुअल में होता है, नहीं देखने को मिलता। तो अक्सर क्या होगा कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, सपोज करो कि पटना में रह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे नोएडा गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, दिन में एक बार मुश्किल से बात हो जाती है, कभी बिजी, कभी वो बाहर जा रहे, कभी वो डिनर पे जा रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, एज एल्डर जो पीपल होते हैं, उनके साथ हमें ये पार्किंसन की दिक्कत देखने को मिलती है कि उनकी कंडीशन वो डे बाय डे डेटोरेट होती रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं बनता। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होती। मेडिसिन का सपोर्ट एक तरफ 50% आप ट्रीटमेंट मान सकते हो कि मेडिसिन का पार्ट है, बट जो 50% है ना, वो है कि इन सारी चीजों को एक साथ ऑन टेबल लेकर आना। अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छी कम्युनिटी और अच्छे लोगों के बीच में। अगर बच्चे साथ में नहीं है तो एटलीस्ट ये करो कि अपने साथ दोस्तों को रखो, सेम एज के दोस्त शाम को मिल रहे हैं, हाँ जी क्या कर रहा है भाई तू, चले यार साइकिलिंग कराते हैं, है ना, घूम कर आते हैं। हाँ देखो, होता है कि जब भी आप अकेले एक्सरसाइज करने जाओगे ना, आप थक जाओगे, 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, छोड़ दोगे। तो अगर आपको 2-4 अच्छे दोस्त मिल जाए ना, तो आपका क्या होता है, या तू आया नहीं यार, तुझे मैंने मिस किया, तू आ रहा है नहीं आ रहा, मैं आऊँ तेरे घर, वो आपको उठा के ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक एल्डर, एक बड़ी एज के अंदर ठीक रखना चाहते हो, पार्किंसन जैसी बीमारी, अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचना चाहते हो, तो एक सर्टेन एज के बाद ना, जब काम आपका फिनिश हो जाए, आपको काम पे नहीं जाना, तो एक अच्छा सर्कल डेवलप करो। सर्कल, और सर्कल कहाँ बनता है, अच्छी जगह पे बनता है। तो जैसे आपकी साइकिलिंग करने की हॉबी है, तो जब साइकिलिंग करोगे ना, 2-4 दोस्त साइकिलिंग करते करते मिल जाएंगे, वहीं पे राम राम हो जाएगी। हाँ जी, जैसे पार्क में लोग मिल जाते हैं ना, गुल मिल जाते, नहीं जानते, राम राम हो जाती है। अरे शुक्ला जी। हाँ, वो धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हो, फ्रेंडशिप होती है, फिर एक दूसरे के घर जा रहे हो, चाय पी रहे हो, एक दूसरे के लिए गिफ्ट ला रहे हो, तो एक वो सर्कल डेवलप होना शुरू होता है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी चीज से मिल रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तो डोपामाइन अपने आप रिलीज होगी। उसके लिए आपको डोपामाइन की टैबलेट नहीं खानी पड़ती। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इस पॉडकास्ट में बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में, मेडिसिन के बारे में, बट ये बहुत बेसिक चीज़ है और हम सबके सामने ही है कि हमारी फैमिली, हमारा फ्रेंड्स, ये सर्कल बढ़िया होना चाहिए जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इनके ना होने से तो बीमारी हुई। आप बात को समझो जी, आपको ये सारे फैक्टर्स हर पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको उसे पूरा कैसे करोगे, उसको पूरा आप इसी तरह से करोगे। कभी कभार क्या होता है कि फीमेल्स जो होती है ना, वो बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच होती है। बच्चे चले गए अब्रॉड या अदर सिटीज में, अब वहां पे आके टाइम जोन का डिफरेंस, पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, बच्चे रहते हैं यूएस में। जब वो जागते हैं, इनका सोने का टाइम हो चुका होता है। तो भी हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके पॉसिबल करो, अगर नहीं होता तो अपना एक सर्कल डेवलप करो। आजकल जो हमारी सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, एक एल्डर पीपल का ना एक क्लब सा होता है, ग्रुप सा, सोसाइटी टाइप बना। तो कुछ लोग उसमें क्लब के मेंबर होते हैं, कुछ उसमें ऊपर से देखते रहते हैं। तो ऊपर से मत देखो, नीचे आओ, ज्वाइन करो, एक्टिविटीज करो, क्योंकि देखो आप
अगर आपके बच्चे साथ में नहीं है तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये आपका ध्यान रखेगी। ओके, ठीक है, वो फ्रेंड्स आपका ध्यान रखेंगे। तो हम कभी कभी ना उससे बस जाने अनजाने में पता नहीं क्या माइंड में सोचते रहते हैं, ऐसे ये ऐसे नहीं सोचिए। अच्छा, हम परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के बारे में, यार ये अच्छा नहीं है, यार ये लोग मुझे पसंद नहीं है। तो आप चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आप बोलते हो नहीं बोलते, आप उन कंपनी में जाना शुरू करो, बाकी काम वो अपने आप करवा लेंगे। वो तो सिंपल सा फंडा होता है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, ज्वाइन करो, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि मेडिसिन से मैं क्या कर पाऊंगा, मेडिसिन से मैं आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर पाऊंगा। हो सकता है कि जो आपकी जो डेटोरेशन हो रही है ब्रेन के अंदर वो रुक जाए, ट्रेमर्स रुक जाए। बट मेडिसिन कब तक खाओगे, है ना? आज आपकी एज 60 है, अब मैं आपको 20 साल तो मेडिसिन नहीं खिला सकता ना। राइट, एग्जैक्टली, है ना? तो मैं तो आपको एक बार ठीक कर सकता हूँ कि आपके जो ट्रेमर्स आ रहे हैं वो बंद हो जाए। आपको मैं एक रूटीन तो मुझे देनी पड़ेगी मेंटेनेंस के लिए, ठीक होने के लिए नहीं, सिर्फ मेंटेन होने के लिए। तो 50% पार्ट को हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, जहां पर आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। आपको अपनी एक हॉबी जो शौक है आपको, उनको पूरा करना पड़ता है। आपको गार्डनिंग का मन है, गार्डनिंग करो। आपको पेंटिंग का मन है, पेंटिंग करो। पेंटिंग घर पे अकेले ना करके क्लब में कर लो। सबके साथ चलो। नहीं है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को कैचअप करो जो आप विद पीपल, अदर पीपल कर पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आपकी एक रूटीन जब सेट हो जाती है ना डे की, सुबह उठे हमने सैर पे जाना है, सैर पे शुक्ला जी मिलेंगे, उनके साथ कैसे हैं आप? और उनके साथ आते हुए हम नारियल पानी पीकर आएंगे। तो अब क्या हुआ, सैर भी हो गई, नारियल पानी भी हो गया। फिर घर पर आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, रूटीन सेट हो गई। फिर आकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी एक हॉबी है, चलो आज हम पेंटिंग करेंगे, या फिर आज हम गार्डनिंग करेंगे। मैं गार्डनिंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर अब सिटीज में हर घर में गार्डन नहीं होता, बट फिर भी जिनके पास है वो उसका फायदा उठाए, जिनके पास अपने खेत हैं उसका फायदा उठाए। तो छोटा खेत अपने लिए अलग कर ले। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जिनके घर में बालकनीज होती है ना, जब वो उसमें वो छोटी छोटी सब्जियां लगाते हैं ना, तो ना उनका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। आज मैंने टमाटर उगाए हैं, आज मेरे पौधे पे वो भिंडी आई है। तो वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और घर के अंदर पेट्स अगर आपके हैं तो वो भी काम करते हैं। अच्छा, आज मैं पेट को घुमाने ले जा रहा हूँ, आज मेरा टॉमी मेरे साथ चलेगा, आज टॉमी को हमने नए कपड़े दिलाने हैं, आज मुझको टॉमी का नया पट्टा लेना है, आज मुझे उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। तो आपका ब्रेन क्या हुआ कि एक किसी कंस्ट्रक्टिव काम में इंगेज हो गया, इन्वॉल्व हो गया। हाँ, तो आपका फर्स्ट हाफ डे का निकल गया, लंच होगा, उसके बाद आप सो जाओ, घंटे 2 घंटे की बढ़िया से नैप लो। ठीक है, और उसके बाद अपनी चाय वाय पी, और उसके बाद फिर से भाग गए। जो स्कूल में से होता था ना, स्कूल से छुट्टे और दोस्तों के पास, सेम वही काम करना है आपने, दोस्तों के पास फिर से वही रूटीन। हाँ, दोस्त आप पहुंच गए 7-8 बजे, बड़े आराम से डिनर किया, सो गए। अब ये एक ऐसी रूटीन है जो एक पर्टिकुलर एज पे लोग रोज फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि हम डॉक्टर्स का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हम पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन दें, आपको उसकी रूट कॉज पे जाकर उस रूट कॉज को ही हटाना पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि आप निदान परिवर्तन करो। निदान मीन्स द रीजन, कॉज ऑफ डिजीज। अब मैं कॉज ऑफ डिजीज ना हटाऊं, मैंने मेडिसिन दी, पेशेंट को आराम आ गया, अब वो क्या है, कॉज वहीं पे बैठा हुआ है। अब वो कॉज की वजह से दोबारा से दिक्कत होगी। अब मैं कब तक इसको हम ठीक करते रहेंगे, वही दवाई खाते रहो। तो मेडिसिन एज ए सपोर्टिव लेके चलना चाहिए, बट आपको तो कॉज ऑफ द डिजीज को हटाना ही पड़ेगा एनी हाउ। और पार्किंसन के अंदर क्या है, एजिंग एक रीजन है, डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, स्लीप, इनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने बात करी, कॉन्स्टिपेशन को आपको रिलीव करना पड़ेगा, और डाइट आपको अच्छे लेके ही आपकी बॉडी में कंस्ट्रक्टिव काम हो पाएगा। अब हम डाइट पे इतना फोकस क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। जी बताइए। आपकी बॉडी 60-70 ईयर्स की हो चुकी है, मान लो एक नॉर्मल पार्किंसन केस है। अब आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो किसी यंग पर्सन से बदल जाती है। आपको खाना चाहिए वो जो आपको जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स भी तो वीक हो चुकी हैं, वो भी 60 साल से काम किए जा रही है ना, तो वो भी वीक हो चुकी है। तो आपको हम मटन, बीफ ऐसे आइटम्स नहीं खिला सकते। आपके लिए है सूप। क्यों सूप आप बना रहे हो, उसमें दालें डाल रहे हो, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल रहे हो, उसके अंदर आप डाल रहे हो मशरूम, या फिर आपने चिकन, फिश जो डालना डाला। अब जो उसका जो लिक्विड बनकर आया ना, आपका पेट नहीं भरेगा, बट सूप के अंदर जितना विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन था, वो सारा बॉडी एकदम झट से एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो क्या हुआ, पेट भरा नहीं, एनर्जी आपको मिल गई।
अब आप खाना भी खा लोगे क्योंकि वो स्टार्टर की तरह वर्क कर रहा है, एपेटाइजर की तरह वर्क कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि आपने खाना भी खा लिया। अब आपके खाना जो आपने खाया था, डिनर जो किया था, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू विद सूप और विदाउट सूप बहुत फर्क आ जाता है। विद सूप डबल हो जाती है, विदाउट सूप हाफ हो जाती है। ये अब आपकी बॉडी ब्रेन में जी क्या होना है कि आपने फंक्शनिंग बढ़ानी है, तो आपको प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। अब ये प्रोटीन डब्बे वाला नहीं। अच्छा, डब्बे वाला नहीं। हाँ, लोग पता क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि प्रोटीन बोला डब्बा खरीद ला। हाँ, हम ही यही करते हैं। नहीं, ये कभी भी नहीं होता। प्रोटीन जब हम डब्बे वाला लेते हैं तो उसके अंदर फाइबर नहीं है, उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत कम होते हैं। तो हमें ही ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, वो खासकर जब डॉक्टर पूरी बात करे ना, तो वो प्रोटीन दालें हो सकता है, मशरूम हो सकता है, वो चिकन हो सकता है, वो फिश हो सकता है, बट वो डब्बे वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना डेफिशिएंसीज है। आपको वो पेट में एक तो जाके वो थोड़ा सा लंपी हो जाता है, फाइबर नहीं होता, विटामिन मिनरल्स की अमाउंट भी उसमें कंपैरेटिवली कम होती है। तो आप उसे ऐसे सप्लीमेंट तो यूज कर सकते हो, बट उसको रोज रोज ना लेते हुए आप अपनी डाइट को ही चेंज करो कि जो डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही हैं वो खत्म हो जाए। ओके। तो डाइट को चेंज, मतलब डाइट क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उस पर थोड़ा सा फोकस करो। तो अपनी खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सूप बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी खिचड़ी, दलिया, अब डिपेंड करता है दांत है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद। बट हाँ, आपको अपनी डाइट को लाइट, इजीली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन रखना चाहिए। तो एग्स, दालें, मशरूम एंड चिकन एंड फिश सूप, पीसेस नहीं तो सूप फॉर्म में मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि पेशेंट इनटेक करे। ओके। उससे क्या होता है कि बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं, पेशेंट कहता है ताकत आ गई, चलो आज से करने चलते हैं, और वो करते हैं और हमारा हम कहते हैं ओके ठीक है, पेशेंट ठीक होना हो गया। मैं वो एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आते थे, वो गोल्फ खेलते थे, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इतना लाइक कर दो कि मैं गोल्फ खेल सकूँ। मैंने कहा कल से आप गोल्फ खेलने जाओगे। मैं कहा आप कितना लंबा शॉट मारते हो ना, उसको लिखना, बताना मेरे को। तो आए, महीने बाद आए, मैंने पूछा कितना शॉट आता है, कहते हैं 100 यार्ड्स। ठीक है, मैंने कहा ये रहा आपका पैरामीटर। ओके, ये रहा आपका पैरामीटर। अब आप गोल्फ खेलते रहोगे और अगले महीने जब मेरे पास आओगे तो मैं सिर्फ 1 साल पूछूंगा आपसे कितने यार्ड्स, कितने यार्ड्स। अगली बार कहते हैं 120 हो गया मेरा। तो मैंने कहा देखो इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई ना, अब बस इसको अब उनको मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अब वो समझ गए, तरीका समझ गए ना। अब होता ही है कि वो मेरे पास मिलने ही नहीं आते, भीड़ ज्यादा होती है, वो आती नहीं। वो क्या कहते हैं मेडिसिन मंगवाई, हाँ जी डॉक्टर साहब इतने यार्ड हो गया। नहीं सर, वो सेट हो गया ना। एग्जैक्टली। तो ये फायदा होता है अगर हम सही तरीके से किसी भी डिजीज के ऊपर काम करते हैं। तो सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं बनता, मेडिसिन के अलावा आपको उसके बीमारी की जड़, जैसे कहते हैं ना, आयुर्वेद बीमारी की जड़ को जाके ठीक करता है। आयुर्वेद बीमारी को जड़ को जाके इसलिए ठीक कर पाता है क्योंकि यहाँ के जो कंसेप्ट्स है आयुर्वेद के वो डिफरेंट है। कैसे? जैसे सपोज करो आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, क्या करेगा, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, दवाई खाओ दवाई खाओ दवाई खाओ। यहाँ तो पेशेंट को दवाई के साथ काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। अरे हाँ, आप बात समझो, जो बातें मैं आज आपको पॉडकास्ट में हम बात कर रहा हूँ, जितने भी पेशेंट पार्किंसन के आएंगे उनकी फैमिली तक मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दिक्कत क्या है। तो वहाँ गए, मेडिसिन अलग पार्ट, वो मेरे ख्याल से 15 सेकंड काम नहीं लगते उसको लिखने में, बट ये काउंसलिंग करने में आधा घंटा लग जाता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जब पेशेंट उसे करना शुरू करता है तो उसमें जो चेंजेस है वो फर्स्ट मंथ में दिखने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब मेरा हाथ तक कांपता नहीं है, मुझे ना सिंडोपा नहीं लेनी पड़ रही। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, अब लगे रहो उसको। अब फिर उनका दूसरी तीसरी मीटिंग में आके हो जाता है, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन कब तक खानी पड़ेगी। बस होता है जब उनको, मुझे लगता है ना कि हाँ अब इनका टाइम आ गया, अब ये मेडिसिन बंद करने का टाइम आ गया, अब ये ठीक हो गया है। क्योंकि पेशेंट जब एक बार ठीक होना शुरू होता है और ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसे कब तक खाना है, तो मतलब हाँ अब आपका डॉक्टर का काम खत्म, अब दोस्त का शुरू हो जाएगा। ये देखो तो सर आप कितनों के दोस्त बने हो वैसे रफली? एक सर्टेन एज के बाद जब भी पेशेंट आता है तो हम ऐसे फ्रेंड्स की तरह ही बात कर रहे होते हैं। कभी वो डॉक्टर और पेशेंट वाला रिलेशनशिप पार्किंसन पेशेंट में, मतलब डिजीज में, मुझे नहीं लगा कि कभी हमने बनाया। क्योंकि सब मेरे से एज में बड़े होते हैं, कोई 60s में, 70s में, 80s में, 90s में आ रहे हैं। अब उनके साथ हम ले लेना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही बोलेंगे ठीक है जी ठीक है। वो मेडिसिन भी लेते हैं,
आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग भी देके जाते हैं, और मुझे लगता है वो ब्लेसिंग बहुत अच्छा काम करती है। और जब वो आते हैं कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छा फायदा हुआ, तुम जीते रहो, तुम्हारा काम बहुत बड़े बनेगा, बस बहुत हो गया। तो सर आपको एज अ डॉक्टर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि आप इतने सारे पेशेंट को संभालते हैं जो पार्किंसन के होते हैं, तो आपको एक कॉमन प्रॉब्लम क्या लगती है और आपको क्या लगता है कि यार ये कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा हो रही है? वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देखो पार्किंसन के जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो आती है अक्सर, जैसे अभी रिसेंटली जो लास्ट केस था उसमें बेटा रहता है नोएडा, पेरेंट्स रहते हैं पटना, ठीक है, और पेरेंट्स ना पटना नहीं छोड़ना चाहते, बच्चे कहते हैं पटना नोएडा आ जाओ, वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनका पटना में कुछ नहीं होने वाला। और पेरेंट्स भी अब दो बेटे, एक बार उसके पास जाएंगे, एक बार उसके पास जाएंगे, तो जो फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर होता जा रहा है ना, तो उसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, अब दोनों भाई नोएडा में अगर रहते हैं तो साथ में मिलकर नहीं रह सकते कि एक फ्लैट इसका एक फ्लैट सामने वाला उसका, तो पेरेंट्स भी आराम से रह लेंगे। तो वो ऐसी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि सॉल्वेबल है। देखो एज ए डॉक्टर जो भी चीज मनी से सॉल्वेबल है ना, हम उसे छोटा मानते हैं। हाँ, सो ट्रू। पॉइंट को समझो आप, है ना। तो अगर आपका फंड है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है, क्योंकि फिर आप हेल्थ पे लगा रहे हो, है ना। लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपने पैसा बचाया और हेल्थ पे लगा दिया, मेडिसिन पे लगा दिया। तो अच्छा तरीका ये होता है कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये बीमारी आपको क्यों हो रही है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, उनसे पूछूंगा। ठीक है, डन। तो पहला सवाल मेरा अक्सर ही होता है, नींद आती है या नहीं आती? आती है तो कितने घंटे आती है, और क्या वो बीच में टूटती है? अगर आपकी साउंड स्लीप नहीं है तो आपको पार्किंसन स्लीप की वजह से होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले 50% पेशेंट आप एक हाथ उठा लेंगे बैनिस होता है। नहीं आती, आधे जितने भी देख रहे हैं पाकिस्तान के पेशेंट वो इसी में ग्रुप में आ गए। अब रह गए जिनको नींद बहुत अच्छी तरीके से आती है, उनको रात को यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ता, सब आराम से बढ़िया होते हैं। क्या आप पूरा दिन न्यूज देखते हो? तो उसमें 10-20% और पेशेंट निकल जाएंगे, ठीक है। क्या आपके पास कोई मोटिव नहीं है, मतलब लाइफ में कोई फिक्स रूटीन नहीं है? सारे हट गए, सारे खत्म, छट गए, ये छट गए। अब इसके बाद कोई आपको ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो हाँ हो। वायोपीडी के अंदर भी, यंग ऑनसेट के अंदर भी हमें स्ट्रेस देखने को मिलता है। हाँ, वो तो सर आजकल इतना ज्यादा है, मुझे बहुत वो नोटिस में आता है। और कैसा स्ट्रेस होता है कि जैसे अक्सर फाइनेंशियल होता है, कि मुझे एक वो जो रैट रेस चलती है ना, कि मुझे सबसे पहले तो चाहिए वो चीज, मुझे प्रमोशन चाहिए। होता ये कि अक्सर लोग ना लोन ले लेते हैं, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, वहां से स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होता है। जो मैंने नोटिस किया। बट सर लोन तो सर आजकल हर कोई ले रहा है, तो खैर देखो लोन अपनी इनकम के हिसाब से लो, 30% तक आपकी जो इनकम है, मतलब अगर 1 लाख आप लेते हो तो 30,000 तक की आपकी ईएमआई हो सकती है। आपके 1 लाख की आपकी सैलरी है, 80,000 आप ईएमआई भर रहे हो, 20,000 में आप खुद को चला रहे हो, बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। फिर आप वो उस ट्रैप में फंस जाते हो, फिर उस पर इंटरेस्ट। तो जो मुझे वायोपीडी के पीछे एक रीजन लगा कि हाँ, लोगों को फाइनेंशियल अपना थोड़ा जागरूकता लानी चाहिए। पाकिस्तान के पेशेंट थोड़े से कम हो, वायोपीडी वाले खासकर उनके लिए बहुत बुरा लगता है। दिक्कत ये है कि अगर आप 30 साल में 40 साल में बीमार पड़ रहे हो, आज अपने हाथ पैर से कंट्रोल खो रहे हो, अगले 40 साल कैसे निकालोगे? ये मेन एक पर्टिकुलर एज में बीमारी हो रही है, 60, 70, 80 में, पर्सन ने अपनी जो ड्यूटीज थी वो सारी पूरी कर चुका है। अब एक पेशेंट आ रहा है अपने बच्चे के साथ, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। अगर 5 साल में 10 साल में तो पेशेंट पूरा बेड रिडन होगा। पॉइंट को समझो ना। तो वहां पर हमें दिक्कत होती है कि वहां पर लगता है यार ये क्यों हो रहा है, ये मतलब क्या, मतलब वहां पर लगता है कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है। आपको पेशेंट को नहीं पता होता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बट एज ए डॉक्टर हमें पता होता है कि ये अगर कंडीशन प्रोग्रेसिव है, ये बीमारी आगे बढ़ती रही, तो ये पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो जाएगा अगले कुछ सालों में। अभी उसकी 12th भी पास नहीं हुई और बच्चा वो फादर अगर ऐसे हो जाए तो फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो वहां पर आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस, चाहे फाइनेंशियल, चाहे फैमिली, चाहे रिलेशन, कुछ भी नहीं लेना। जो हो गया हो गया। राम जी को लाओ, कृष्ण जी को लाओ, उनसे सीखो और सर जैसे आपने बात करी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्या आप बिलीव करते हैं? हाँ, ना करने का रीजन नहीं है ना, है ना। अगर हम हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ ढूंढते तो हम डॉक्टर्स उसमें भी बहुत अच्छे हैं। अब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करोगे तो पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा। आपको रेडी होना पड़ेगा। वो भी बनाएंगे, वो भी जल्दी बनाएंगे। नहीं, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में आप क्या देखते हो? सब पूरे ब्रह्मांड में। ट्राई करो एक बार। हाँ सर, भगवान को ही देखता हूँ मैं तो। भगवान किस? नहीं, भगवान छोड़ो, मैं तो साइंटिफिक तरीके से चलते हैं जी। बताओ। अच्छा सर, गैलेक्सीज देखता हूँ मैं, मतलब खैर पता है कि गैलेक्सीज होती हैं, फिर ऊपर देखता हूँ तो चांदा मामा दिखता है हमें। और क्या दिखता है? और सब कुछ। अच्छा, उसको सिंगुलर फॉर्म में लेकर आओ, कंसाइज करो क्या है और क्या नहीं है। सर यही है सर, मतलब सितारे हैं, सब है। किसके बने हुए हैं? किसके बने हुए हैं? हाँ, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक है मैटर, एक है एनर्जी। इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? और इन्हीं दो फॉर्म को हम हमेशा पूछते हैं। ऐसे शिव और शक्ति फॉर्म में हम इन्हीं को ही पूछते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, और यूनिवर्स जिस चीज का बना है हम भी उसी चीज के बने हुए हैं। तो हम अलग नहीं है। सर ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल। बस ये दो चीजें एग्जिस्ट करती, और ये स्टीफन हॉकिंग ने बोला था कि इस पूरे यूनिवर्स में भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने थ्योरी दी भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ मैटर और एनर्जी एग्जिस्ट करती है। उनकी बात बिल्कुल करेक्ट है ना। मगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम इन्हीं दो की ही तो पूजा करते हैं। मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी, इन्हीं की तो हम पूजा करते हैं, किसी चीज की करते नहीं। इन्हीं फॉर्म की हम पूजा कर रहे होते हैं। तो अब आप इसको मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर है। तो सर एक वैसे मिथ ये भी है, ठीक है, कि मतलब जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन के, उसमें जो फीमेल सेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है या फिर मेल सेक्टर ज़्यादा होता है। तो इस बारे में ना वो चलता रहता है कि ये मिथ है। तो सर आपको क्या लगता है कि किस में सबसे पहले पार्किंसन जैसी डिजीज आ सकती है? देखो, जो मेल होते हैं वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ काम स्ट्रेस लिया होता है। और फीमेल्स को पार्किंसन देखने को मिलता है, बट तब देखने को मिलता है जब बच्चों की वजह से। वहाँ बच्चे रीज़न हमें देखने को मिलता है कि बच्चे दूर रहते हैं, बच्चों से बात करनी है, वो रीज़न देखने को मिलता है। और मेल में, और जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं ना, उनके अंदर भी पार्किंसन ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा। उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा। गाँव वाले पेशेंट आपको कम देखने को मिलेंगे। एक मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास, ये दो फाइनेंशियल क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे पार्किंसन ज़्यादा है। ना लोअर क्लास पे देखने को मिलता है, ना सुपर रिच के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, ना इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, वो अलग तरीके से प्लान करते हैं चीज़ों को, है ना। वो मतलब एक वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे उनको अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। उनके लिए वो रिलेशनशिप आज हटाना दूसरा तो थोड़ा इसे उनके लिए ईजी होता है। जहाँ पे सोसाइटी के हम चक्रों में फंस जाते हैं कि वो क्या बोलेंगे, अरोड़ा जी क्या बोलेंगे, बख्शी जी क्या बोलेंगे, तब वो दिक्कत होती है। उनके बहुत स्टेट फंडामेंटल्स होते हैं, तो वो बच जाते हैं। एग्जैक्टली। तो सर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अब मेडिसिन के बारे में, ठीक है, तो आप जब पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि हाँ आपको ये वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर किस में, या फिर सबसे ज़्यादा आपको देखने में क्या लगा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर ये मेडिसिन अगर खाओगे तो आपके जो इफेक्ट्स हैं, आपको बेनिफिट्स में ज़्यादा मिल रहे हैं? तो आप सीक्रेट चाहते हो? हाँ, सीक्रेट सॉस में दे चुका हूँ, अब आपको पकड़ना है। देखो, पेशेंट आता है अक्सर ना, वो किसी न किसी टाइप के एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर होता है। तो पहला काम हम ये करते हैं, हम किसी भी टाइप का एलोपैथिक ट्रीटमेंट फर्स्ट मंथ में नहीं रखवाते, उसको पैरेलली चलाते हैं। जो भी मेडिसिन ब्रेन को स्लो डाउन कर रही होती है ना, उनको बंद करवा देते हैं। जो भी डोपामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे सिंडोपा है, लीवोडोपा है, उनको हम कंटिन्यू करवाते हैं। बाकी मेडिसिन को हम टेपर डाउन कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, इसको रहने दो। और जो मेडिसिन हैं सिंडोपा, उसको ना हम SOS चलवाते हैं। अच्छा, मैं से थोड़ा और SOS मतलब एज पर रिक्वायरमेंट चलेगा। जब आपके ट्रेमर्स आएंगे तब आप लेंगे, जब ट्रेमर्स नहीं लेंगे। और दिन में कितनी टैबलेट ले रहे हैं इसको आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो पेशेंट सपोज करो कि दिन में 4 बार टैबलेट लेता है,
कब लेता है? जब से दिक्कत होती है, यानी इसे दिन में 4 बार दिक्कत होती है। जब वो मेडिसिन स्टार्ट करेगा ना श्रेयास में, जब इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो उसको ट्रेमर्स की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा कि दिन में सिर्फ 2 बार आ रहा है, 2 बार सिर्फ खानी पड़ रही है, तो धीरे धीरे वो 1 बार में कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी सिंडोपा सारी मेडिसिन कट डाउन हो चुकी होती है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये मेडिसिन मैं बंद नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ पार्किंसन की जो मेडिसिन रिलेटेड मेडिसिन है उनको हम कट डाउन करते हैं। मल्टीविटामिन आपने खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अगर आपने डाइट बदल ली है तो जरूरत नहीं है, नीक बदलनी या तो टिंडा खाना है, फिर सप्लीमेंट साथ में खा लो, मैं यही कहता हूँ। तो वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो जितने मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो फर्स्ट मंथ में अपने रिजल्ट्स भी बता देते हैं कि ओके ठीक है, मेरे में ये चेंजेस आने शुरू हो गए। एक बार वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव, तो मेडिसिन हो जाती है SOS कि जब जरूरत लगे तब खाना, जब जरूरत हो छोड़ दो, हटा दो। तो पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होती, पेशेंट को भी समझ में आ जाता है कि हाँ जब दिक्कत है तब खानी है, फिक्स टाइम पे नहीं खानी है। तो पेशेंट अपने आप से नोटिस में इजीली कर लेता है मैनेज। तो सर क्या पार्किंसन एक क्योरेबल डिजीज है? पार्किंसन क्योरेबल? जी, पार्किंसन जो है वो क्योरेबल नहीं, मैनेजेबल है। ठीक है, क्योरेबल बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों हो सर? मतलब सर अगर किसी को पार्किंसन है, वो दवाइयां खा के अपना सब कुछ ठीक करके गायब नहीं कर सकता? कर दूंगा कि ट्रेमर्स बंद हो जाएंगे, शरीर में ताकत आ जाएगी, व्हीलचेयर छूट जाएगी, चलना शुरू कर दोगे, दौड़ना शुरू कर दोगे, दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दोगे, खाना पीना शुरू कर दोगे। ठीक है, मैनेजेबल हो जाएगा। हाँ, वो मैनेजेबल हो जाएगा। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको पार्किंसन है, इस स्टेज तक मैं ले जा सकता हूँ। बट जब हम ये क्लेम करते हैं कि पार्किंसन क्योरेबल है, क्योंकि पार्किंसन जो है वो नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर्स के अंदर काउंट होता है, मैनेजेबल के अंदर काउंट होता है, तो हम उसको इसी तरह से चलते हैं, ये ना हो कि इशू हो जाए। ठीक है, डन सर। तो सर अभी जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अभी पार्किंसन नहीं है, ठीक है, और मुझे आगे ना भी हो, तो आपने 50% तो क्लियर कर ही दिया है। बट अगर मैं बात करूँ 50% की, जो उसके बाद है कि जैसे मैंने ओवर थिंकिंग भी ठीक कर ली है ना, मैं स्पिरिचुअल भी हो गया, नहीं स्पिरिचुअल होने के लिए मैंने नहीं हाँ मतलब एक उसमें आ गया मैंने, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, आपने गलत पकड़ा। वही बस यही गलती सारे के सारे पेशेंट हो जाते हैं। मैंने आपको ये कहा कि आप अगर जिनसे जो अच्छा मिलता है ना उसे ले लेना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कहा है ये वाली बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दी है। अगर आप उनको महान मानते हो, भगवान नहीं महान मानते हो, तो ले लो ना उनसे, कुछ अच्छा दे रहे हैं ना तो ले लो, बस ये वाली बात है। तो सर ऐसी क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम पार्किंसन की हमें डिजीज, मतलब जो पार्किंसन अगर हमें है तो हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सब कुछ तो हम कवर कर चुके हैं। खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, दोस्तों से मिलो, और क्या कहते हैं, स्लीप 50% तो स्लीप ही है। आपको अपनी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा के रखना है। स्लीप, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो अच्छा करते हो, होगा ही नहीं। सर से आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करते हो? मेरी हॉबीज में बदलती रहती, तो कोई फिक्स नहीं रहती। डिपेंड अपॉन कि टाइम कितना मिल रहा है और दोस्त कौन से साथ में चल रहे हैं। तो आज की डेट में हम कभी टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, कभी स्विमिंग करने चले जाते हैं, तो वो ना बहुत वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है। पार्टीज हाँ पसंद है विद फैमिली, हाँ वो फार्म हाउस बुक करवा लिया, वहाँ चले गए, तो इस तरह से चलता रहता है। राइट सर। तो सर थैंक यू सो मच। इस पूरे पॉडकास्ट में मेरा ये था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बट मैं खुद एकदम गायब सा हो गया, गुम सा हो गया आपकी इन बातों में, और सर मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बाकी जो आपने चीज़ें बताई हैं मैं करूंगा, और मैं अपनी फैमिली में भी ये सारी की सारी चीज़ें लेकर जरूर आऊंगा। पेरेंट्स के साथ रहना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना। ये जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत कामयाब है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। वेल्थ के बारे में मैं नहीं बोलता, डिस्प्यूट चलो ओके छोड़ो। बट एज ए फैमिली स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इट्स वेरी नाइस जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। हाँ सर मैं वैसे रहता ही जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मिलना तो है ही बढ़िया। बाकी सर हम जल्दी ही और लेकर आएंगे पॉडकास्ट, और हम अगले पॉडकास्ट में मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी कोई और भी सवाल हैं, आप पूछना चाहते हो पार्किंसन के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, तो आप सर से बात कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, तो मैं सर से अगले पॉडकास्ट में वो सवाल जरूर पूछूंगा। और साथ ही हम ढेरों ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते जाएंगे, तो बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।